हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार सेशन। आई होप आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। नैरो बीम नैरो बीम प्रोजेक्टर्स इन फ्लड लाइटनिंग आर यूज्ड फॉर डिस्टेंस। तो जो नैरो बीम प्रोजेक्टर यूज़ होता है, नैरो बीम प्रोजेक्टर यूज़ करने के लिए जो इसका बीम स्प्रेड होता है, बीम स्प्रेड होना चाहिए इसका 12 से 25 डिग्री तक। और नैरो बीम प्रोजेक्टर में जो प्रोजेक्टर डिस्टेंस होती है वो होती है अबव 70 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट एफिशिएंसी इन क्रोमियम प्लेटिंग। तो क्रोमियम प्लेटिंग में करंट एफिशिएंसी लो होती है 12 से 15% के बीच। यहाँ पे दिया है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर पावर वायरिंग शुड नॉट बी लेस देन। मतलब यहाँ पे पावर वायरिंग के लिए एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये जो पावर वायरिंग के लिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कॉपर के केस में होता है 1.5 mm²। मतलब कॉपर के केस में अगर हमें पावर वायरिंग में यूज़ करना है तो कंडक्टर 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। और एल्यूमिनियम के केस में 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव सिस्टम इज क्लोज टू। स्टीम लोकोमोटिव में सिस्टम की कुल एफिशिएंसी कितनी होती है। तो स्टीम लोकोमोटिव में एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ओवरऑल एफिशिएंसी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है 5 से 10% के बीच। और जो मैक्सिमम हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव में मैक्सिमम हॉर्स पावर कितनी होती है। तो स्टीम लोकोमोटिव में हम मैक्सिमम हॉर्स पावर 15 HP तक यूज़ करते हैं। द प्रेशर ऑफ स्टीम इन अ लोकोमोटिव इज। तो लोकोमोटिव में जो स्टीम प्रेशर होता है वो होना चाहिए 10 से 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। कैंडेला इज अ यूनिट ऑफ विच। कैंडेला किसकी यूनिट है। तो कैंडेला है लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट। और एक कैंडेला होता है हमारा एक कैंडेला इक्वल्स टू एक लुमेन पर स्टेरेडियन। तो कैंडेला है
लुमिनस इंटेंसिटी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैम्प हैज़ द बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स? किस लैम्प का सबसे अच्छा कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है? लैम्प का वो गुण है कि वो किसी भी जो वस्तु है उसका नेचुरल कलर नेचुरल कलर शो करने में कितना कैपेबल है। तो ये होती है इसकी कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो कलर रेंडरिंग इंडेक्स मैक्सिमम होता है इनकैंडेसेंट लैम्प में। इसका जो होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स वो 100 होता है, जो कि सभी लैम्प्स में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा इनकैंडेसेंट लैम्प का। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच फोटोमेट्रिक क्वांटिटी? कैंडेला पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? तो ये होगा हमारा लुमिनेंस का। लुमिनेंस होगा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया। विच लैम्प इज द बेस्ट suited फॉर लाइटनिंग इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एरिया? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र होते हैं उनमें रोशनी के लिए हम किस लैम्प का यूज़ करते हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल मैदान होते हैं वहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करते हैं मेटल हैलाइड। ये जो मेटल हैलाइड होता है इनका जो एफिशिएंसी है, इनकी एफिशिएंसी होती है 80 to 100 लूमेन पर वॉट। और इसका जो CRI होता है कलर रेंडरिंग इंडेक्स वो होता है 90। तो इनकी जो इस एडवांटेज की वजह से इनको यूज़ किया जाता है। विच लैम्प हैज़ द नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स? तो यहाँ पे लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ हो में नेगेटिव कलर रेंडरिंग इंडेक्स होता है। what will be the total flux emitted by a source of 60 candle power? 60 कैंडल पावर के शक्ति स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स हमें पता करना है। तो ये जो टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 4 पाई इंटू CP। सॉल्व करके आ जाएगा 754.2 लूमेन। ऑप्शन ए राइट। रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। किसी पदार्थ से विकिरण हो अनुपातिक है। तो जो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट डिसिपेटेड होती है वो होती है 5.72 इंटू काइनेटिक एनर्जी T1 अपॉन 100 होल पावर 4 माइनस T2 अपॉन 100 की पावर 4।
तो स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रेडिएशन हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4 होगा। ऑप्शन बी। इन इंडक्शन हीटिंग द डेप्थ अप टू विच करंट विल पेंट्रेट इन प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे हमें पेंट्रेशन डेप्थ पता करनी है। तो पेंट्रेशन डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D इक्वल्स टू 1/π अंडर रूट रो इंटू 10⁹ अपॉन म्यू एफ। तो जो डेप्थ हो जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/√f। यहाँ पे है एफ है फ्रीक्वेंसी, म्यू है परमेबिलिटी और रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। For dielectric heating, the range of frequency normally employed is। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए आमतौर पर नियोजित आवृत्ति की सीमा होती है 10 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो हीटिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। इसलिए अगर हीटिंग ज़्यादा चाहिए होगी हमें तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा रखनी होगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड appropriate फॉर हीटिंग ऑफ नॉन फेरस मटेरियल इज। नॉन फेरस मटेरियल के हीटिंग के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो नॉन फेरस मटेरियल को की हीटिंग के लिए हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, जो इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है ये लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए सूटेबल होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। द नॉर्मल वोल्टेज यूज्ड इन डायरेक्शनल हीटिंग दिशात्मक ताप के लिए प्रयुक्त सामान्य वोल्टेज है। तो देखिए जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है इसमें जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं ये पूरी तरह इसकी वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होंगे, लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर पे डिपेंड करेंगे। और पर्सनल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी वोल्टेज को 1.5 kV तक इसमें यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट। The concept of V/F control the inverters driving induction motor rules in। इंडक्शन मोटर को चलाने वाले इन्वर्टरों के V/F कंट्रोल की अवधारणा में रहता है। तो देखिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VF। क्वेश्चन में दिया है V/F कांस्टेंट, तो मतलब फ्लक्स हमारे पास कांस्टेंट आ गया, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमारे पास टॉर्क भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन इंडस्ट्री विच इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज प्रेफर्ड। उद्योगों में किस प्रकार की इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को यूज़ किया जाता है?
तो देखिए जो यूजुअली जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेकिंग उसमें होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोटर की, जब मोटर चल रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ब्रेकिंग के दौरान पहले वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और फिर ब्रेक अप्लाई करने पे ये हीट के रूप में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम इसे फीड टू सप्लाई, हम इसे वापस सप्लाई पर फीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा रिजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस नहीं होती, वो वापस सप्लाई में चली जाती है। देखिए, एन एलिवेटर्स ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन, तो जो एलिवेटर ड्राइव होते हैं वो कितने क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। तो जो बेसिकली एलिवेटर्स ड्राइव होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। देखिए, फर्स्ट में होता है फॉरवर्ड मोटरिंग, सेकंड में होता है फॉरवर्ड ब्रेकिंग, थर्ड में होगा रिवर्स मोटरिंग और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा रिवर्स ब्रेकिंग। स्पीड कंट्रोल बाय वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स रिजल्ट इन, क्षेत्र प्रवाह में परिवर्तन के द्वारा गति नियंत्रण होती है। तो देखिए, इसमें एक कर्व बनता है, ये एक्सिस हमारे डिनोट करती है टॉर्क और पावर को। ये है हमारी, मैं न्यू पेज ऐड कर लेती हूँ। देखिए, ये एक्सिस हो गई टॉर्क की और पावर की, और यहाँ आएगा आर्मेचर कंट्रोल और यहाँ आएगा फील्ड कंट्रोल। तो देखिए, जो आर्मेचर कंट्रोल होता है उसमें हमें मिलता है वेरिएबल पावर कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल पावर और कांस्टेंट टॉर्क, और फील्ड फ्लक्स में मिलता है वेरिएबल टॉर्क कांस्टेंट पावर एंड वेरिएबल टॉर्क। तो जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है उसमें जो मोटर होगी वो कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क वाली होगी। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए राइट है, कांस्टेंट पावर ड्राइव। देखिए, इन 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ अ होइस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो होइस्ट होती है वो 4 क्वाड्रेंट में वर्क करती है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें फॉरवर्ड मोटरिंग होती है, सेकंड में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होती है, थर्ड में रिवर्स मोटरिंग होती है और फोर्थ में रिवर्स ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन रिवर्स मोटरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ब्रेकिंग रिटार्डेशन ऑन सब अर्बन ट्रेन्स इज। तो उपनगरीय ट्रेनों में ब्रेकिंग रिटार्डेशन बताना है हमें, तो इसकी वैल्यू होती है 3 to 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लोकोमोटिव इज कंट्रोल्ड बाय। लोकोमोटिव की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो जो लोकोमोटिव होती है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करने के लिए तो जो इंजन को फीड की जाती है स्टीम, उसे रेगुलेट करके किया जाता है। ऑप्शन सी। ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्राम्स कार एट अ मिनिमम हाइट ऑफ। मतलब जो ट्राम कार्स होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, उसे सप्लाई फीड करने के लिए ओवरहेड लाइन की मिनिमम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होगा 2 मीटर। In case of traveling crane, the motor preferred for boom hoist। तो इसमें यूज़ होगा एसी स्लिपिंग, क्योंकि क्रेन्स में, बूम होइस्ट में और एलिवेटर वगैरह में हमें चाहिए होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन एसी स्लिपिंग ही मैच होगा। इन सिंथेटिक फाइबर मिल्स मोटर्स विद। सिंथेटिक फाइबर में कौन सी मोटरें यूज़ होती हैं? तो हम सिंथेटिक फाइबर में कांस्टेंट स्पीड मोटर ही प्रेफर करते हैं। द रेंज ऑफ हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स फॉर रोलिंग मिल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। रोलिंग मिलों में जो इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स होती हैं उनकी जो हॉर्स पावर रेंज होती है बेसिकली कितनी होती है? तो ये रेंज होती है 100 HP से 500 HP। अभी यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प गिव्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखिए यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक वर्ड है उसका मीनिंग, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। ऐसी लाइट जो अपने पूरी कांस्टेंट वर्किंग में हमें एक सिंगल कलर ही देता है, या फिर सिंगल वेवलेंथ लाइट कह सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा सोडियम वेपर लैंप में। स्टैंडर्ड वॉटेज ऑफ 3 फीट फ्लोरेसेंट ट्यूब इज। 3 फुट फ्लोरेसेंट ट्यूब की मानक वॉट क्षमता, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 40 वॉट। ऑप्शन बी 40 वॉट। विच फोटोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। विभिन्न रंगों की रोशनी की तुलना के लिए किस फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दो डिफरेंट कलर की जो दो डिफरेंट कलर की रोशनी होती है उसके कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं गिल्ड फ्लिकर फोटोमीटर। ऑप्शन डी। द कलर टेम्परेचर ऑफ डे लाइट इज अराउंड। मतलब दिन का जो उजाला होता है, जो उसका रंग होता है, उसका तापमान कितना है?
तो दिन के उजाले का जो रंग है उसका तापमान हो गया 6000 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, टंगस्टन का गलनांक होता है 3655 डिग्री सेल्सियस। When a sodium vapor lamp is switched on, initially the color is, जब सोडियम वाष्प लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो इनिशियल इसका रंग कैसा होता है? तो देखिए जो इसका रंग होगा इनिशियली वो होता है पिंक, और उसके बाद 2 या 3 मिनट में जब ये सही से वर्क करने लग जाता है फिर ये हमें देगा येलो लाइट। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट, पिंक। ए मरकरी वेपर लैम्प गिव्स, एक पारा वाष्प लैंप देती है हमें ग्रीनिश ब्लू लाइट। द फ्लिकर इफेक्ट ऑफ फ्लोरेसेंट लैंप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट, जो फ्लोरेसेंट लैंप होती है उसमें जो फ्लिकर इफेक्ट होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कब दिखता है? तो ये हमें सबसे ज़्यादा दिखेगा लोअर फ्रिक्वेंसीज पे। हमारी स्लाइड ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।